काम के बाद हर रात तुम मेरे साथ हमारे घर पर होते थे, इसलिए कृतिका को लेकर तुम श्योर हो सकते हो कि वो तुम्हारी बेटी है। लेकिन सौमिता का क्या? उसके साथ तो तुम बमुश्किल ही कभी कभार रहते थे। हर वक्त उसके साथ रहना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं था। क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि इसकी जैसी औरत का तुम्हारे अलावा किसी और से संबंध नहीं था? अनुराधा की मुस्कुराहट अलग ही ढंग से वीरेंद्र को डरा रही थी। हो सकता है कि सोनाली तुम्हारी ही बच्ची हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सौमिता और उसके किसी आशिक की बच्ची हो। जितने शक्की तुम हो, क्या उसके बाद तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि सोनाली तुम्हारी बेटी है या नहीं? जानने के लिए एक डीएनए टेस्ट करवा कर आओ। जिस तरह से सौमिता ने अपनी ही बहन के पति को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उससे उसके चरित्रहीन होने की बात तो अपने आप साबित हो जाती है। कृतिका जो लगातार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, उसे भी यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ, जिसके मुंह से आज तक किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं निकला, उनके अंदर सौमिता के लिए उससे भी ज्यादा जहर भरा हुआ था। उनके चेहरे को देखने के बाद वो समझ गई कि सालों पहले का उनका गुस्सा आज किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह निकल कर बाहर आ रहा था। दरवाजे के गैप से वो आसानी से देख सकती थी कि कैसे सौमिता के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। वो जोर से चीखी, अनुराधा, अपनी हद में रहो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी घटिया बातें करते हुए? हर बार ऐसा होता था कि उस औरत की वजह से अनुराधा को गुस्सा आता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अनुराधा की वजह से सौमिता गुस्से से पागल हुई जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा बदन उसके गुस्से से चलने लगा था। जो अनुराधा ने कहा था, उससे उसके सीने में दर्द उठने लगा, मानो उसे हार्ट अटैक आया हो। वीरेंद्र स्वभाव से बहुत ज्यादा शक्की था। कोई भी उसे अपनी बातों से बहका सकता था। अगर कोई उसके परिवार के बारे में बुरा भला कहता, तो सामने वाले को डांटने से पहले वो अपने परिवार पर ही शक करने लगता, जैसा अनुराधा ने सोचा था। ठीक वैसे ही वीरेंद्र के मन में सोनाली के उसकी बेटी होने को लेकर शक पैदा हो चुका था। सौमिता ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वीरेंद्र, वो बकवास कर रही है। उसे बस इस बात की नफरत है कि तुम मुझे उससे कहीं ज्यादा प्यार करते हो। वीरेंद्र ने तुरंत उसकी पीठ थपथपाई। चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसके बाद उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब अनुराधा ने उन दो बेशर्मों को एक दूसरे की बाहों में देखा, तो उसका मन उल्टी करने को हुआ। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। वीरेंद्र, दरवाजा खोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों अच्छे बच्चों की तरह यहीं अपने घर में रहो। तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। रोज मेरा कोई स्टाफ तुम दोनों के लिए खाने की चीजें पहुंचा दिया करेगा। फिल्म क्रू को ज्वाइन करना तो भूल ही जाओ। आज के बाद कृतिका इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकाल पाएगी। वीरेंद्र ने निर्दयता से कहा। ये गलत है, मैं पुलिस में इसकी कंप्लेंट करूंगी। अनुराधा ने उसे डराने की कोशिश की। हाँ हाँ, करो ना, जरूर करो। लेकिन जब तक पुलिस यहाँ आएगी, तब तक कृतिका की फ्लाइट यहाँ से जा चुकी होगी। वो चाहकर भी फिल्म लोकेशन पर टाइम से नहीं पहुंच पाएगी और इससे उसका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। वीरेंद्र जानता था कि कृतिका 1 करोड़ का जुर्माना किसी भी कीमत पर भर नहीं पाएगी। ये बात ख्याल में आते ही वो खुद पर प्राउड करते हुए जोर से हंसा। फाइनली क्या होगा? कृतिका को पैसों के लिए उसके पास आना होगा, जिससे उसे 1 करोड़ का लॉस होगा। इतनी बड़ी रकम को गंवाना उसे बहुत तकलीफ देता, लेकिन इसके बाद कृतिका उसकी सारी बात पहले की तरह मानने लगती। इससे ज्यादा उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। जब वो उससे पैसे मांगने आती, उस वक्त वो उसे बताता कि बिना उसके पिता के सपोर्ट के वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकती थी, और जितनी बेइज्जती कृतिका ने उसकी इस दौरान की थी, वो उन सब का बदला उससे किन किन कर लेता। ओह, तो ये है तुम्हारा असली मकसद? गुस्से से अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनके मन में उस वक्त वीरेंद्र के लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं था। उससे ज्यादा घिनौना इंसान इस दुनिया में और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। वैसे अनुराधा को अभी भी वीरेंद्र के एक्चुअल प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। जिस वक्त वीरेंद्र और सौमिता कृतिका को उसके घर पर बंद किए हुए थे,
उस दौरान सोनाली फ्लाइट लेकर नेपाल जा रही थी, फाइट क्वीन की शूटिंग लोकेशन पर। भले ही इस फिल्म के लिए उसे सैलरी के रूप में काफी कम पैसे मिलने वाले थे, लेकिन फिर भी ये डायरेक्टर दिवाकर की फिल्म थी। इसमें तो वो फ्री में भी काम कर सकती थी, और वैसे भी इस वक्त उसे एक अच्छी मूवी की सख्त जरूरत थी। शायद कृतिका ने एक्शन वाली बात उसे सिर्फ डराने के लिए की थी। इन सब बातों को घर लौटने के बाद सोचकर सोनाली ने वापस इस फिल्म को करने का मन बना लिया था। इसलिए वो फाइट क्वीन के सेट पर चली गई। शूटिंग के वक्त कृतिका के वहां ना होने पर एज अ रिप्लेसमेंट तुम मुझे जितना चाहो उतना टॉर्चर कर सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को नहीं, अनुराधा जोर से चिल्लाई। उसकी बात सुन सौमिता ने अनुराधा को चिढ़ाया। तुम किसी बादल की तरह बस गरजना जानती हो अनुराधा, बरसना नहीं। तुम दोनों माँ बेटी इस वक्त अपने घर में ही बंद हो। बताओ, हमें धमकी देने के अलावा और तुम कर भी क्या सकती हो? वो कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन हम कर सकते हैं। हम तुम्हें पुलिस स्टेशन की सैर करवाने के लिए ले जा सकते हैं। अचानक से सौमिता और वीरेंद्र के पीछे एक सख्त और कठोर आवाज आई। उन दोनों ने जैसे ही पलटकर पीछे देखा, वैसे ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां पीछे कुछ पुलिस वाले खड़े थे। सबसे आगे खड़ा इंसान काफी यंग था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई भी उससे डर जाता। वो भावेश था। हम आप लोगों को गैर कानूनी रूप से आम नागरिकों को उनके ही घर में कैद करने के जुर्म में अरेस्ट करते हैं। भावेश ने गुस्से से कहा, गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, वीरेंद्र ने तुरंत कहा, जबकि सौमिता डर के मारे वीरेंद्र के पीछे जा छिपी। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। अनुराधा ने पुलिस को कॉल कब किया? अगर उसने पुलिस को कॉल कर भी दिया तो वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई? हाँ इंस्पेक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को सालों से जानते हैं, तुरंत सौमिता ने एक्सप्लेन किया। घर के अंदर मेरी बड़ी दी और उनकी बेटी है। हाँ, अंदर मेरी एक्स वाइफ और मेरी बेटी है। वीरेंद्र ने भी तुरंत सौमिता की हाँ में हाँ मिलाई। ये सब क्या हो रहा था? ये क्या तमाशा लगा रखा था इन्होंने? भावेश पहले से ही कृतिका और राठौर फैमिली से उसके कनेक्शंस को जानता था। यहाँ पर उसके अंडर काम करने वाले सब इंस्पेक्टर और बाकी स्टाफ इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसलिए वीरेंद्र को देखते ही उनके दिल में उसके और उसकी बीवी के लिए नफरत जाग गई। तुरंत ही उन लोगों ने उनके बीच के रिश्ते को समझ लिया। सारी बात समझ में आते ही उन्होंने गुस्से से वीरेंद्र और सौमिता को घूरा। वो इंसान अपनी ही बीवी की बहन के साथ नाजायज संबंध रखे हुए था, और उस औरत ने अपनी बहन के पति को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। शी, उसके बाद भी उन दोनों ने बेशर्मों की तरह इसके बारे में उन्हें बताया। शायद ही उससे ज्यादा बेशर्म इंसान उन लोगों ने पहले कभी देखा था। हम बस उनके साथ मजाक कर रहे थे, सौमिता ने हंसने का दिखावा करते हुए धीमी आवाज में कहा। आपको हमें अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फैमिली मैटर है। हाँ बिल्कुल। इतना कहते हुए वीरेंद्र तुरंत अनुराधा की तरफ पलटा। क्यों अनुराधा, हम ठीक कह रहे हैं ना, हम तो बस तुम लोगों के साथ मजाक कर रहे थे। वीरेंद्र की उस घिनौनी हरकत का पर्दाफाश कृतिका करने ही वाली थी कि अनुराधा ने उसे पीछे खींच लिया। आज के बाद वीरेंद्र और सौमिता के खिलाफ अगर कोई भी कदम उठाना हुआ तो वो अनुराधा खुद उठाएगी। जो भी हो, बाहर के लोगों का नजरिया तो यही होगा ना कि भले ही अनुराधा ने वीरेंद्र को डिवोर्स दे दिया है, लेकिन फिर भी कृतिका बेटी तो वीरेंद्र की ही है। अगर कृतिका की वजह से वीरेंद्र को जेल जाना पड़ता तो लोग उसके बारे में बुरा भला कहते। शायद उनकी नजरों में कृतिका गिर भी जाती। तो आगे से ऐसी किसी भी बात का ब्लेम अनुराधा अपने सिर लेगी, ना कि सारा का सारा ब्लेम कृतिका के सर पर जाने देगी। इंस्पेक्टर, इनकी बातों का भरोसा मत कीजिए। ये दोनों हम माँ बेटी को हमारे अपने घर में ही कैद करने की कोशिश कर रहे थे। कहते हुए अनुराधा ने तुरंत अपना फोन आगे किया। ये रहा एविडेंस। अनुराधा ने तुरंत प्ले बटन को दबाया और फिर सभी को वीरेंद्र और सौमिता की आवाज सुनाई देने लगी। जो भी बहस उनके बीच हो रही थी वो सब उन लोगों को सुनाई देने लगी। वीरेंद्र की तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ले जाओ इन्हें, भावेश ने चीख कर अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया।
यहाँ तक कि जब उन्हें हथकड़ी पहनाई जा रही थी तब भी सौमिता यही कहती रही कि ये सब बस उनकी गलतफहमी है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वहां निखिल ने अलग से कुछ बॉडीगार्ड्स भी बुला लिए थे, जो कि वो उन सबके पीछे खड़ा था, इसलिए सौमिता और वीरेंद्र उसे देख नहीं पाए। उनके जाने के तुरंत बाद निखिल के साथ आए बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उस दरवाजे को तोड़ा, जिससे अनुराधा और कृतिका घर से बाहर आ पाए। माँ, निखिल ने अनुराधा को पुकारा। वीरेंद्र को भी उसका अनुराधा को माँ कहना सुनाई दिया। वो पलटकर देखना चाहता था कि किसने उसे माँ कहकर पुकारा था, लेकिन ठीक उसी वक्त एक पुलिस वाले ने उसे जीप के अंदर उसकी बीवी के साथ धकेल दिया। पीछे कहाँ देख रहे हो लाड साहब, आगे देखो आगे। उस सब इंस्पेक्टर ने उसे फटकार लगाई। निखिल बेटा, अनुराधा को यकीन नहीं हो रहा था कि इस मुश्किल घड़ी में वो वहां निखिल को देख पाएगी। नमस्ते आंटी, भावेश ने आगे आकर अनुराधा का अभिवादन किया। अनुराधा अब और भी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। भावेश, तुम निखिल के दोस्त हो? जी आंटी, भावेश मुस्कुराया। इस अमीरजादे की लाइफ में दो भावेश हैं। एक भावेश मैं जो छोटा मोटा इंस्पेक्टर हूँ, और एक भावेश वो जिसका अपना एक बड़ा होटल बिजनेस है। आखिरी बार जब निखिल कृतिका को अपने सारे दोस्तों से मिलवा रहा था, तब भावेश को ओवरनाइट किसी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, इसलिए उस दिन वो उन दोनों से मिलने नहीं आ पाया था। वैसे कृतिका भी भावेश से पहली बार ही मिल रही थी। इससे पहले भावेश भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था जिसमें कृतिका की माँ एडमिट थी, लेकिन तब उसने उसे कृतिका को लेकर ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि वो जान पाता कि वो लड़की अपनी माँ के साथ उसी हॉस्पिटल में है। तुम दोनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराधा ने खुशी से उन दोनों का आभार जताया। आंटी, आई एम सॉरी, लेकिन आपको भी पुलिस स्टेशन आना होगा। वहां आकर आपको वीरेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। एविडेंस तो हमारे पास आपके फोन रिकॉर्डिंग के रूप में है ही, भावेश ने कहा। हाँ जरूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अनुराधा आंटी तुरंत भावेश की बात पर राजी हो गई। लेकिन कृतिका को अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए जाना होगा। अगर वो हमारे साथ आई तो उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। कोई बात नहीं आंटी, आप कृतिका की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसके बिहाफ में रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं। वैसे तो वीरेंद्र और सौमिता आप लोगों को गैर कानूनी रूप से नजरबंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना उन्हें लंबे समय तक कैद में रखने के लिए काफी नहीं होगा। हम ज्यादा से ज्यादा उन दोनों को 15 दिन के लिए जेल में कैद रख पाएंगे। उसके बाद वो लोग आजाद हो जाएंगे। भावेश अनुराधा को कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता था। मैं समझ सकती हूँ भावेश बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि वो दोनों हमेशा जेल में पड़े सड़ते रहें, लेकिन कोई बात नहीं, ये 15 दिन भी उन्हें सबक सिखाने के लिए काफी होंगे। अनुराधा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके बाद वो कृतिका की तरफ पलटी। कृति, अगर तुम अभी एयरपोर्ट के लिए जाओगी तो तुम अपनी फ्लाइट पकड़ पाओगी ना? कृतिका ने पहले अपनी घड़ी पर नजर दौड़ाई, फिर उसने निराश होते हुए कहा, नहीं माँ, हालांकि अभी प्लेन की टेक ऑफ में आधा घंटा बाकी है, फिर भी मैं टाइम से वहां नहीं पहुंच पाऊंगी। इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। निखिल मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाकर आगे आया। फिर उसने कृतिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें टाइम से नेपाल पहुंचा दूंगा। कृतिका हैरान हो गई। वो उसे एयरपोर्ट नहीं पहुंचाएगा बल्कि वो उसे सीधे नेपाल ले जाएगा। इतनी दूर? भावेश, ये मेरी सासू माँ है, इनका ख्याल रखना, निखिल ने भावेश से कहा। भावेश की आंखें फड़क उठी। उसने दिल ही दिल में खुद से कहा, ये इतनी जल्दी अनुराधा आंटी को अपनी सासू माँ कैसे कहने लग गया? ये इंसान सच में एकदम बेशर्म है। तुम कोई स्ट्रेस मत लो, भावेश ने अपना होठ सिकुड़ते हुए कहा। उन दो जाहिलों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा लेने के बाद मैं खुद पर्सनली आकर आंटी को घर पहुंचा जाऊंगा, और उनके घर के गेट की चिंता भी मत करो। आंटी के वापस यहाँ आने से पहले मेरे जूनियर्स अनुराधा आंटी के घर का टूटा दरवाजा ठीक करवा चुके होंगे। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनुराधा आंटी भावेश को अपने लिए इतनी तकलीफ उठाते हुए देख शर्मिंदा महसूस कर रही थी। तुम अपने काम में बिजी हो कितने, मैं कैसे तुम्हें अपना कोई काम दे सकती हूँ? माँ, ये मेरा दोस्त है, मेरे लिए इतना तो ये कर ही सकता है ना, आप टेंशन मत लीजिए, निखिल ने कहा। हाँ आंटी,
भावेश ने मुस्कुराते हुए कहा। कृतिका और निखिल, जब भी यहाँ आपके पास ना हो, आप मुझे कभी भी कॉल करके बुला सकती हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आ पाऊँ। ठीक है, अनुराधा ने हामी भरी। हमें चलना चाहिए, निखिल ने कृतिका का हाथ थामते हुए कहा। अनुराधा ने भी निखिल की बात पर हामी भरी। हाँ, तुम दोनों को जल्दी जाना चाहिए, वरना फिल्म सेट पर पहुंचने में तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं वहां पहुंचते ही आपको कॉल करूंगी, कृतिका ने हामी भरी। इधर भावेश अनुराधा को वीरेंद्र और सौमिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन ले आया। कृतिका ने निखिल से सवाल किया, क्या हम एयरपोर्ट जा रहे हैं? हाँ, लेकिन मैंने चेक कर लिया है, नेपाल के लिए अगली फ्लाइट दोपहर 2 बजे की है। ऐसे तो हम टाइम पर सेट पर नहीं पहुंच पाएंगे, कृतिका ने अपने मोबाइल पर फ्लाइट डिटेल्स चेक करते हुए कहा। हम प्राइवेट प्लेन से जाएंगे, निखिल ने जवाब दिया। चिंता मत करो, तुम ऑन टाइम सेट पर पहुंच जाओगी। कृतिका एकदम से चुप हो गई। सिर्फ उसे शूटिंग लोकेशन पर ले जाने के लिए निखिल ने प्राइवेट प्लेन बुक कर लिया था, लेकिन चूंकि वो ये सब अपने दिल से उसकी हेल्प करने के लिए कर रहा था, इसलिए कृतिका ने उसके ऐसा करने पर कोई एतराज नहीं किया। उसने देखा कि जाधव आगे देखते हुए बड़े ध्यान से कार ड्राइव कर रहा था, तो उसने चुपके से निखिल के गाल पर एक लाइट किस किया। थैंक्स बॉयफ्रेंड जी, तुम साथ हो तो मेरी हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसने निखिल को किस किया, बदकिस्मती से उसी वक्त जाधव ने रिव्यू मिरर को एक नजर देखा, जिस वजह से उसने कृतिका को निखिल के गाल पर किस करते हुए देख लिया। वो बेचारा शर्मसार हो गया। बेवकूफ, उसने खुद को डांट लगाई। उसने ड्राइविंग सीट और बैक साइड के बीच के पार्टीशन को पहले ही क्यों ऊपर नहीं किया। उसने तुरंत उस पार्टीशन को ऑन कर दिया। उसने खुद को समझाया कि जब भी कृतिका वहां निखिल के साथ पीछे कार में बैठी हो, तो उसे हमेशा कार के पार्टीशन को ऑन रखना है। वो दोनों एक दूसरे को खुद के करीब आने से रोक नहीं पाते थे। कृतिका एकदम से शर्मिंदा हो गई। उसे लगा कि जाधव ने उसे निखिल को किस करते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसने ऐसा करते हुए देख लिया था। मैं गिल्ट फील कर रही हूँ। अभी कृतिका ने ये कहा ही था कि निखिल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब तो वो देख चुका, अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा। वैसे पार्टीशन ऑन होने के बाद तो उसे यही लगेगा कि हम एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ गए होंगे, तो हम करीब ही रहते हैं, निखिल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। किसी शेरनी की तरह बहादुर और बोल्ड लड़की जिस पर निखिल को बेपनाह प्यार आता था, वो भी कभी कभी इतनी एम्बैरस हो जाती थी। उसके अंदर आते ये बदलाव निखिल को उसे और भी ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर देते थे। रुको, मुझे कॉल करना है, कृतिका ने निखिल को खुद से दूर धकेला। वो अभी खुद को मदहोश नहीं होने देना चाहती थी। इतने रोमांटिक सिचुएशन में भी किसी को कॉल करना जरूरी है क्या? निखिल ने उदास होते हुए सवाल किया। वीरेंद्र और सौमिता दोनों अभी पुलिस स्टेशन में है और वो 15 दिनों तक वहीं कैद रहने वाले हैं। मैं उन्हें ऐसे ही चुपचाप वहां से बाहर थोड़ी ना आने दूंगी। सोनाली को और राठौर फैमिली को बर्बाद करने के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा, मैं वो सब करूंगी। कृतिका ने कातिलाना मुस्कुराहट के साथ अपनी बात कही। तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर कहना, निखिल मुस्कुराते हुए बोला। मेरा एक दोस्त रिपोर्टर है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में मैं सबसे पहले उसके बारे में ही सोचती हूँ। वैसे भी ये लाइन काफी मुश्किल से भरी है। कई बार अच्छी और शॉकिंग न्यूज उसके हाथ में आते आते रह जाती है, जिस पर वो महीनों से काम कर रहा होता है। इसलिए फिल्म लाइन से जुड़ी हर न्यूज जो मुझे मिलती है, मैं सबसे पहले उससे शेयर करती हूँ। सूरज के केस में भी उसने मेरी हेल्प की थी, कृतिका ने एक्सप्लेन किया। तुम अनिरुद्ध की बात कर रही हो ना? कृतिका को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि निखिल को अनिरुद्ध अभी भी याद होगा। हाँ, तुमसे मिलने से पहले सिर्फ वही एक था जिसे मैं अपना सच्चा दोस्त कह सकती थी। उस वक्त सोनाली मुझे अपने काम से पूरे शहर में यहाँ वहां दौड़ाती रहती थी, जिसके कारण मुझे अपनी बीमार माँ से मिलने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। लेकिन अनिरुद्ध, वो चाहे कितना भी बिजी रहे या थका हुआ रहे, वो रोज माँ से हॉस्पिटल में मिलने जरूर आता था। माँ की सेहत का ख्याल
उस वक्त मुझसे ज्यादा अनिरुद्ध ही रखा करता था। वैसे उसके पिछले जन्म में भी उस इंसान के अलावा कृतिका का कोई दोस्त नहीं था। अगर उस जन्म में अनिरुद्ध उसकी माँ का ख्याल नहीं रखता तो शायद वो हॉस्पिटल में ही मर जाती। 8 साल बाद नहीं, अनिरुद्ध के कारण ही कृतिका अपनी माँ का ठीक से ख्याल रख पाई थी। ऐसी बात है तो फ्यूचर में अगर इंडस्ट्री से जुड़ी किसी भी न्यूज पर मेरी नजर सबसे पहले जाएगी तो मैं भी उसे अनिरुद्ध को ही बताया करूंगा, ताकि वो उस पर आर्टिकल पब्लिश कर सके। वैसे तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। क्या वो नॉर्मल रिपोर्टर के जॉब को छोड़कर परमानेंट एंटरटेनमेंट न्यूज रिपोर्टर बनना चाहेगा? निखिल भी अनिरुद्ध की मदद करना चाहता था। उसकी कृतिका का दोस्त अब से उसका भी दोस्त था। अगर वो एंटरटेनमेंट न्यूज रिपोर्टर बनना चाहता है तो मैं उसके लिए एंटरटेनमेंट फॉरएवर में रिकमेंडेशन कर सकता हूँ। ओबेरॉय कॉर्पोरेशन का अपना कोई मीडिया डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन चूंकि एंटरटेनमेंट फॉरएवर के मालिक शेखर और निखिल के बीच काफी गहरी दोस्ती थी, इसलिए एंटरटेनमेंट फॉरएवर ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप में काम करती थी। कोई नॉर्मल रिपोर्टर बने रहने से कहीं अच्छा था कि एंटरटेनमेंट न्यूज रिपोर्टर बनना। कृतिका खुशी से उछल पड़ी। मैं अभी उससे इसके बारे में बात करती हूँ। उसने तुरंत अनिरुद्ध को कॉल लगाया। अनिरुद्ध, अभी तुम किसी सेलिब्रिटी की न्यूज पर काम कर रहे हो? बस बात मत करो उस बारे में, अनिरुद्ध ने गुस्से से कहा। इस एक एक्टर के चक्कर में मैं पूरे महीने घर नहीं गया। मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि इसका किसी सिंगर के साथ अफेयर चल रहा है, पर वो इन्फॉर्मेशन गलत निकली और आज मेरे माँ पापा ने कॉल कर मुझे भी डांट लगा दी। वो बोल रहे थे कि मैं उनके बेटे होने का फर्ज बिल्कुल भी नहीं निभा पा रहा हूँ और वो भी भूलने लगे हैं कि उनका कोई बेटा भी है। कृतिका बेचारी बस मुस्कुराकर रह गई। किसी ऐसी न्यूज के पीछे मत भागा करो अनिरुद्ध, जिसके बारे में तुम्हारे पास सही इन्फो नहीं है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है, बस तुम बाकी सब काम छोड़कर मेरी दी गई इन्फो को फॉलो करो। उसके बाद कृतिका ने अनिरुद्ध को सौमिता और वीरेंद्र के लॉकअप में बंद होने की बात बताई। कैसे उन लोगों ने उसे अपने ही घर में नजरबंद करने की कोशिश की और बाद में अरेस्ट होकर लॉकअप में चले गए। तो तुम तो ठीक हो ना? अनिरुद्ध कृतिका को लेकर परेशान हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ठीक नहीं होती तो तुम्हें कॉल कैसे करती बुद्धू? कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम लॉकअप में उनकी वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इस खबर के बारे में आर्टिकल सबसे पहले तुम जरूर पब्लिश कर सकते हो। बाद में इस न्यूज को कैसे हैंडल करना है ये तुम्हें अच्छे से पता होगा। आखिर तुम इस लाइन में एक प्रोफेशनल हो। हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि रिपोर्टिंग लाइन में भले ही काम मैं करता हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा तेज और प्रोफेशनल इस लाइन में तुम हो। अनिरुद्ध हंसते हुए बोला। इसी वजह से तुमने सूरज आहूजा के केस को इतनी आसानी से हैंडल कर लिया। अच्छा सुनो, वो लोग 15 दिनों के लिए लॉकअप में रहने वाले हैं। उनकी रिलीज के दिन तुम कुछ रिपोर्टर्स को वहां भेज देना। कृतिका ने उसे एडवाइस दी। खुद वहां मत जाना, क्योंकि तुम्हारे आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद मीडिया वहां हुजूम बनाकर पहुंच जाएगी। इस वजह से तुम उनसे कोई सवाल नहीं पूछ पाओगे। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अनिरुद्ध ने उसे भरोसा दिलाया। वैसे मैं उनसे जुड़े आर्टिकल में लिखूंगा क्या? मेरा मतलब मैं उसमें तुम्हारा नाम डालकर तुम्हें लोगों की नजरों में नहीं ला सकता। तुम मेरा नाम भी अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हो। इससे मुझे थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। उस समय कृतिका किसी टॉप लेवल की पीआर ऑफिसर की तरह अनिरुद्ध को गाइड कर रही थी। मुझे एक फिल्म में काम करने का मौका मिला है। इस न्यूज का टाइटल ये होगा, मुझे यानी कृतिका को फिल्म में काम करने से रोकने के लिए वीरेंद्र और सौमिता ने उसे जानबूझकर अपने ही घर में कैद करने की कोशिश की। इसे पढ़ने के बाद लोगों के दिल में मेरे लिए सिंपैथी जागेगी और ये बात मेरी फिल्म के हिट होने के लिए फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली वही करूंगा जो तुमने बताया है, अनिरुद्ध ने खुशी से कहा। हाँ, एक बात और, क्या तुम हमेशा के लिए एक नॉर्मल रिपोर्टर बने रहना चाहते हो क्या? कृतिका ने अनिरुद्ध से सवाल किया। मैं और कर भी क्या सकता हूँ? कोशिश तो मैंने बहुत की कि किसी मैगजीन या मीडिया चैनल के लिए काम करो, लेकिन कोई मुझे काम देता ही नहीं। हर किसी को लगता है कि मेरा काम उतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए। अनिरुद्ध कहते हुए उदास हो गया।
अगर तुम चाहो तो निखिल ओबेरॉय तुम्हें एंटरटेनमेंट फॉरएवर में एंटरटेनमेंट न्यूज रिपोर्टर का काम दिलवा सकता है, कृतिका ने कहा। क्या? सच में? सच में ऐसा हो सकता है? अनिरुद्ध हिचकिचाया। हाँ, निखिल ने खुद मुझसे बात कही है ये। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए अब से तुम उसकी परवाह किए बगैर कि वो उस वक्त फोन पर अनिरुद्ध से बात कर रही थी। निखिल ने आगे आकर उसके गालों को साइड से चूम लिया। कृतिका ने तुरंत अपने मोबाइल को कवर कर लिया, ये सोचकर कि कहीं अनिरुद्ध उस किस की आवाज ना सुन ले। उसके बाद उसने पलटकर निखिल को देखा, जिसके चेहरे पर उस वक्त एक कातिलाना मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जिसे देख देख कृतिका का मन भी उसे किस करने को कहने लगा। इस आदमी में ऐसा क्या नहीं था जिसे देख कोई लड़की इसके करीब आने के बारे में ना सोचे। उसने तुरंत अनिरुद्ध को गुड बाय कहा और फोन कट कर दिया। कृतिका के फोन को कट करने भर की देर थी, फिर क्या था। निखिल ने अपने सुंदर हाथों से उसके चेहरे को थाम लिया और उसके होठों को चूमने लगा। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने खुद तुम्हें इस फिल्म में काम करने को राजी किया था, लेकिन अब मुझे अपने ही फैसले पर पछतावा हो रहा है। फिल्म की शूटिंग की वजह से मैं तुम्हें काफी वक्त तक देख ही नहीं पाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर कृतिका को महसूस हुआ कि कपल बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब वे दोनों एक दूसरे से इतनी दूर होने वाले थे। उनके कपल बनने से पहले ही वो ओबेरॉय कॉरपोरेशन में काम करने लगी थी। हर दिन चाहे वो जितनी भी जल्दी आए और कितनी ही देर से काम से क्यों न लौटे, उसकी मुलाकात निखिल से किसी न किसी बहाने से हो ही जाती थी। लेकिन आज वो किसी ऐसे काम पर जा रही थी जिसे करने के दौरान वो निखिल से कुछ वक्त तक के लिए मिल ही नहीं पाएगी। शूटिंग को पूरा होने में कम से कम 1 महीने का समय तो लग ही जाएगा। इस दौरान निखिल मुंबई में होगा और वो नेपाल में। जैसे ही ये ख्याल कृतिका के मन में आया, वैसे ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि निखिल से दूर होकर वो कैसे खुद को संभालेगी। उसने निखिल को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। निखिल ने एक हल्का सा बाइट कृतिका के होठों पर किया, इतना हल्का कि उसके होठों पर कोई निशान ना बने। वो जानता था कि कृतिका को जल्दी ही फिल्म की शूटिंग का हिस्सा बनना है। जानता हूँ। वैसे तुम मुझे मिस ना करने की कोशिश करके देख सकती हो। मैं तो देखूं जरा कि मेरी याद तुम्हें सताती है या नहीं, निखिल ने उसी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा। कृतिका खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। मैं कोशिश करूंगी कि सीरियस होकर एक्टिंग करो ताकि शूटिंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और मुझे तुमसे ज्यादा वक्त दूर ना रहना पड़े। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, निखिल ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। इधर नेपाल में फाइट क्वीन फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर सोनाली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने के ओरिजिनल टाइम से 1 घंटा पहले वहां आ चुकी थी। वैसे वो और पहले भी आ सकती थी, लेकिन नेपाल जैसी जगह पर आवागमन के साधन उतने शानदार और अच्छे नहीं थे जितने मुंबई में हुआ करते थे। इस वजह से उसे आने में थोड़ी देर हो गई और चूंकि फिल्म क्रू के किसी मेंबर से उसका कांटेक्ट नहीं था, इस वजह से खुद से शूटिंग लोकेशन को ढूंढकर उस तक पहुंचना वक्त तो लेने ही वाला था। फिर भी वो 1 घंटे पहले वहां आ पहुंची थी। उसके वहां पहुंचने के दौरान मौसम में भी बदलाव आ चुका था। इस वक्त आकाश में काले बादल छाए हुए थे। सोनाली का लगेज और उसका सारा सामान उसके लिए हायर की गई न्यू असिस्टेंट विशाखा कैरी कर रही थी और सोनाली किसी महारानी की तरह खाली हाथ बड़े आराम से मटकते हुए आगे बढ़ रही थी, मानो वो किसी फैशन शो में कैटवॉक कर रही हो। सोनाली मैम, बस थोड़ी दूर और। चूंकि शूटिंग के लिए डायरेक्टर सर को एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जहां ज्यादा टूरिस्ट आते जाते नहीं, इसलिए उन्होंने शहर से इतनी दूर ये जगह चुनी है, विशाखा ने कहा। शराब, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब मालूम नहीं? क्या मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कहा कि फिल्म की शूटिंग लोकेशन शहर से इतनी दूर क्यों है? सोनाली ने उसे जोर से डांटा। सॉरी मैम। बिना बात के डांट खाने के कारण उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसे इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा था कि वो सोनाली के असिस्टेंट बनने को तैयार ही क्यों हुए। अगर उसे मालूम होता कि सोनाली कितनी बदमिजाज और घमंडी लड़की है, तो वो कभी उसके असिस्टेंट बनने को तैयार ही नहीं होती।
उसके असिस्टेंट बनने के लिए न सिर्फ उसे कम पैसे दिए जा रहे थे, बल्कि उसे बार बार उन दोनों बाप बेटी के द्वारा मेंटली टॉर्चर भी किया जा रहा था। उसने मन बना लिया था कि इस महीने के पूरा होने पर मिलने वाली सैलरी के बाद वो उसके लिए काम करना छोड़ देगी। सोनाली का चेहरा पूरी तरह नफरत से भरा हुआ था। वो आगे तेजी से चलती रही जब तक कि फिल्म सेट की एक क्रू ने उसे रोक नहीं दिया। हम यहाँ फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, प्लीज अगर आप शूटिंग देखने के लिए आई हैं तो साइड में खड़ी हो जाइए। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कौन हूँ? सोनाली ने अपने सनग्लासेस उतारते हुए कहा। क्रू मेंबर को जोर का गुस्सा आया। वो देर तक उसे घूर कर देखता रहा। देखा जाए तो फिल्मों में और टीवी में दिखने वाले एक्टर और एक्ट्रेस अच्छी लाइटिंग और कैमरा एंगल के कारण पर्दे पर अलग ही तरह से सुंदर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन रियलिटी में सोनाली इतनी भी सुंदर नहीं थी। वो दिखने में एवरेज से थोड़ी बेहतर थी। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उस क्रू मेंबर ने सोनाली को पहचान लिया। तुम सोनाली हो? सोनाली खुशी से थोड़ा अकड़ कर खड़ी हो गई। तुमने सही पहचाना। मैं फिल्म क्रू को ज्वाइन करना चाहती हूँ और मुझे डायरेक्टर दिवाकर से भी कुछ बात करनी है। उस क्रू मेंबर को सोनाली पर जोर का गुस्सा आया। कई सेलिब्रिटीज जानते थे कि दिवाकर अपनी अगली फिल्म की शूटिंग नेपाल में कर रहा है, इसलिए उनमें से कई उससे मिलने के लिए आए थे, लेकिन इन्फॉर्म करने के बाद। लेकिन ये लड़की तो बिना उनके क्रू को इन्फॉर्म किए ही आ गई थी। वैसे वो कोई फैन होती तो क्रू मेंबर उसे आगे जाने से रोक देता। किसी फैन को डायरेक्टर से मिलने से तो रोका जा सकता था, लेकिन किसी सेलिब्रिटी को नहीं। थोड़ी देर रुकिए, मैं डायरेक्टर सर से बात करके आपको बताता हूँ। कहने के बाद क्रू मेंबर ने अपना फोन बाहर निकाला और किसी को कॉल करने लगा। अभी उसके पास कोई आया। क्या कृतिका अब तक नहीं आई? पूछने वाला दिवाकर का असिस्टेंट अभिनव था। नहीं, उसने जवाब दिया। अभिनव ने अपनी होठ सिकुड़ लिए। फिर उसने किसी को कॉल किया। क्या तुमने कृतिका को अभी तक एयरपोर्ट से पिक नहीं किया है? एक क्रू मेंबर को काठमांडू एयरपोर्ट भेजा जा चुका था। वो अभी भी वहीं कृतिका का इंतजार कर रहा था। नहीं, अभी तक तो नहीं। वैसी फ्लाइट तो आधे घंटे पहले ही लैंड हो चुकी है, लेकिन वो मुझे अब तक दिखाई नहीं दी। सारे पैसेंजर्स भी यहाँ फ्लाइट से बाहर आकर अपनी अपनी डेस्टिनेशन की ओर जाने लगे हैं, लेकिन कृतिका अब तक मुझे दिखाई नहीं दे रही है। उसका मोबाइल भी ऑफ आ रहा है। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अभिनव ने कृतिका को कोसते हुए फोन कट कर दिया। क्योंकि वो निखिल की गर्लफ्रेंड थी, इस वजह से उसने उसके बारे में ज्यादा कुछ बुरा कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसकी फ्लाइट को मिस करने की वजह से वो उससे बुरी तरह नाराज हो गया था। अभिनव सर, उस क्रू मेंबर ने उसे पुकारा। जब अभिनव ने उसे पलटकर देखा तो उसका ध्यान सोनाली पर चला गया। फिर उसने उस क्रू मेंबर को डांटा। हम अभी भी शूटिंग कर रहे हैं ना? इस वक्त किसी भी फैन को अंदर आने नहीं देना है। इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? उस वक्त सोनाली ने अपनी सनग्लासेस नहीं पहन रखी थी, फिर भी अभिनव उसे नहीं पहचान पाया। सोनाली को इतनी जोर का गुस्सा आया कि उसका मन अभिनव को बुरी तरह फटकारने का हुआ। लेकिन अभिनव कोई नॉर्मल क्रू मेंबर नहीं था। वो दिवाकर सर का खास असिस्टेंट था, जिसे वो यूं ही डांट नहीं सकती थी। अभिनव सर, मैं कोई नॉर्मल फैन नहीं हूँ, सोनाली ने दिखावटी मुस्कुराहट के साथ कहा। आई एम सोनाली। वो क्रू मेंबर जिसे थोड़ी देर पहले सोनाली ने डांटा था, वो शॉक्ड रह गया। इस लड़की को तो गिरगिट की तरह रंग बदलना आता है। वो अच्छी तरह से जानती है कि किसके साथ अच्छे से पेश आना है और किस पर अपना रौब दिखाना है। सोनाली, अभिनव ने फाइनली उसे पहचान लिया। मिस सोनाली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप किसी से मिलने आई हैं? उसे याद आया कि सोनाली कृतिका की छोटी बहन है, तो क्या वो आज यहाँ उससे मिलने आई है? लेकिन अभिनव को कैसे पता चला कि उन दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि उनका फैमिली मैटर कुछ वक्त पहले ऑनलाइन एक्सपोज हो गया था और उसे पढ़ने के बाद अभिनव को यही लगा होगा कि दोनों बहनों के बीच के रिश्ते काफी कड़वाहट भरे हैं। हाँ, मैं डायरेक्टर दिवाकर से मिलने आई हूँ, वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर आई। लेकिन मैं सिर्फ उनसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपनी बहन को रिप्लेस करने के लिए भी आई हूँ। क्या मतलब? बुरी तरह अभिनव कंफ्यूज हो गया। मेरी सिस्टर किसी मैटर में फंस गई है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं उनकी जगह लेकर यहाँ आ गई।
वैसे भी आप लोग शूटिंग को और ज्यादा डिले तो कर नहीं सकते हैं। सोनाली अपनी चाल चलने लगी थी। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने मुझे कॉल कर बताया कि वो शूटिंग के लिए नहीं आ पाएंगी। इस तरह से उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता और फिर उन्हें एक बड़ी पेनल्टी भी भरनी पड़ जाती। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जगह यहाँ भेज दिया। वो किसी मैटर में फंस गई है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाएगी। अभिनव को कुछ शक हुआ। कृतिका से वो मिल चुका था, वो उसे ऐसी लड़की तो लगी नहीं थी। लेकिन चूंकि कृतिका ने अभी तक अपना कोई मैनेजर अपॉइंट नहीं किया था और उसका मोबाइल भी ऑफ था, तो वो किसी भी तरह से उससे कांटेक्ट कर बात नहीं कर सकता था जिससे वो कंफर्म कर पाए कि वो आ रही है या नहीं। सॉरी, आपको उनकी वजह से प्रॉब्लम हुई। सोनाली एकदम रियल लगने वाली एक्टिंग कर रही थी। मेरी दीदी ऐसी ही है, एकदम लापरवाह। उनका जब जो मन किया वो करने लग जाती हैं। जिम्मेदारी नाम की उनमें कोई चीज ही नहीं है। वो हमेशा से अपने आसपास के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करती आई हैं। पूरी जिंदगी मेरे पापा और मैं उनकी की गई गलतियों को सुधारते आए हैं, हर बार ये सोचकर कि आगे अब वो कोई गलती नहीं करेंगी, लेकिन वो हमेशा हमें गलत साबित कर देती है। और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। दिवाकर सर को हाँ बोलकर वो लास्ट मोमेंट पर उनके लिए काम करने से मुकर गई। फिर सोनाली ने गुस्सा होने का दिखावा किया। इसी वजह से मैं भागती हुई यहाँ आई हूँ। मुझे पता है कि दिवाकर सर थर्ड लीड की वजह से शूटिंग को और डिले नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं अपनी बहन की जगह फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं फिल्म में काम करने के लिए कोई फी भी नहीं लूंगी। इस तरह से वो मेरी बहन पर गुस्सा नहीं होंगे। आखिर यहाँ भी गलती मेरी बहन की ही तो है ना। सोनाली ने सीधे वहां शूट पर आने की हिम्मत सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो जानती थी कि दिवाकर को लास्ट मोमेंट पर कृतिका के ना होने के कारण किसी न किसी एक्ट्रेस को तो कास्ट करना ही होगा और उस वक्त उन्हें उससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता। ऐसा करना उनकी मजबूरी में हो जाएगी क्योंकि फिल्म की शूटिंग को रोकना प्रोडक्शन यूनिट को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए वो मजबूर होकर ही सही, लेकिन उसे जरूर कास्ट करता। कुछ देर सोचने के बाद अभिनव ने सोनाली से कहा, मेरे पीछे आओ। उसके बाद वो उसे डायरेक्टर दिवाकर के पास ले आया। थोड़ी दूर से सोनाली को नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर शौर्य सिंह और पॉपुलर न्यू कमर रोनित एक एक्शन सीन को करते हुए दिखाई दिए। कट! दिवाकर लाउडस्पीकर पर जोर से बोला, ये सीन परफेक्ट रहा। कुछ वक्त के लिए रुककर वो नेक्स्ट सीन की शूटिंग के लिए रेडी होने लगे। इस दौरान दिवाकर ने अपनी कलाई घड़ी में टाइम चेक किया। फिर उसने पलटकर पीछे देखा तो अभिनव उसे उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। क्या कृतिका काठमांडू एयरपोर्ट पहुंच गई? मैं इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। उसके बाद अभिनव ने सोनाली की कही हर एक बात दिवाकर को बता दी। हमारा एक क्रू मेंबर अभी भी एयरपोर्ट पर ही है। फ्लाइट 1 घंटे पहले लैंड कर चुकी है, लेकिन उसमें कृतिका नहीं थी। उसने उसके मोबाइल पर कॉल भी किया लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा है। दिवाकर शॉक्ड रह गया। कहीं उसने फ्लाइट मिस तो नहीं कर दी? शायद। वैसे मैंने फ्लाइट की टाइमिंग चेक की है, वो सही टाइम पर मुंबई से टेक ऑफ करने के बाद काठमांडू एयरपोर्ट लैंड कर चुकी है। अभिनव के मन में कृतिका को लेकर एक लापरवाह लड़की की इमेज बननी शुरू हो गई थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि शायद उसे किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया होगा। लेकिन दिवाकर ने दिल ही दिल में पल भर में उसे लापरवाह समझने से इनकार कर दिया। जिस लड़की ने समझदारी दिखाते हुए निखिल के साथ अपने रिश्ते को फिल्म की प्रमोशन में यूज ना करने का क्लॉज अपने कॉन्ट्रैक्ट में डलवाया था, वैसी समझदार लड़की जानबूझकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकती थी। ठीक है, तुम अनुपम से बात करो, देखो तो वो क्या कहता है। दिवाकर ने अभिनव को ऑर्डर दिया। अभिनव ने एक जोर का चांटा खुद के गाल पर दे मारा। वो अनुपम के बारे में तो भूल ही गया था। उसने तुरंत अनुपम को कॉल किया। अनुपम सर, क्या कृतिका मैम शूटिंग लोकेशन के लिए निकल चुकी हैं? हाँ, वो निकल चुकी है। सीईओ सर खुद उसे फिल्म सेट पर लेकर आ रहे हैं। ओह, फिर ठीक है, कहते हुए अभिनव कॉल कट करने ही वाला था कि अनुपम के मन में कुछ ख्याल आया और उसने तुरंत अभिनव से सवाल किया, क्या वो अब तक नहीं पहुंची है? नहीं, अब तक तो नहीं। शायद उनसे फ्लाइट मिस हो गई है, क्योंकि जो फ्लाइट हमने उनके लिए बुक की थी वो काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। एक क्रू मेंबर उन्हें रिसीव करने के लिए भी गया हुआ है, लेकिन फ्लाइट के लैंड होने के 1 घंटे बाद भी उसे कृतिका
वह एयरपोर्ट पर कहीं दिखाई नहीं दी। अभिनव ने अनुपम से कुछ भी नहीं छुपाया। ओ, अनुपम मुस्कुरा उठा। आप कृतिका और उसके पिता के बीच के रिश्ते को तो जानते हैं ना? वो उससे बुरी तरह नफरत करता है। जब उसे पता चला कि उसकी बेटी को फिल्म में काम करने का मौका मिला है तो उसने उसे शूटिंग पर जाने से रोकने के लिए उसी के घर में कैद करने की कोशिश की। ये सुनने के बाद अभिनव हैरान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस वक्त उसे क्या कहना चाहिए। अनुपम आगे भी एक्सप्लेन करता रहा। कल रात सीईओ खुद कृतिका को उसके घर छोड़ने गए थे। लौटने के वक्त उन्हें रिव्यू मिरर में एक कार कृतिका के घर के पास आती दिखाई दी। कार से दो औरतें बाहर निकलकर कृतिका के घर की तरफ गई। उनके जाने के बाद निखिल सर ने वापस आकर उनकी ड्राइवर से पूछताछ की। तब उन्हें मालूम पड़ा कि वो दोनों औरतें कृतिका की सौतेली बहन और उसकी सौतेली माँ हैं। उन्हें डाउट हुआ कि कृतिका के साथ कुछ गलत किए जाने की कोशिश जरूर होगी। उनका सोचना सही था। अगले दिन उन लोगों ने कृतिका को घर से बाहर निकलने देने से रोकने की कोशिश की। हालांकि सीईओ सर ने मैटर सॉल्व कर लिया, लेकिन इस वजह से कृतिका की फ्लाइट मिस हो गई। अच्छा हुआ जो मैंने आपको कॉल कर लिया। पता नहीं मेरे मन में कृतिका को लेकर कैसे कैसे गलत ख्याल आने लगे थे। थैंक्स अनुपम सर, कहते हुए अभिनव ने फोन कट कर दिया। उसके बाद दिवाकर के पास जाकर उसने धीमी आवाज में उसे सब कुछ बताया। दोनों का खुसर फुसर करना सोनाली को बड़ा अजीब लग रहा था। अभिनव की बात सुनने के बाद दिवाकर गुस्से से बौखला उठा, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो एक स्मार्ट इंसान था। वो समझ गया था कि सोनाली एक्चुअल में फुल प्रूफ प्लान के साथ उसके सामने आई थी। वीरेंद्र के कृतिका को उसके घर में बंद रखने से शूटिंग में होने वाली देरी के दौरान अगर उसके सामने सोनाली जैसी एक्ट्रेस का ऑप्शन होता तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे कृतिका की जगह उसके रोल के लिए कास्ट कर लेता। दोनों बाप बेटे खुद को कुछ ज्यादा ही तेज समझते थे। उन्हें क्या लगा था कि वो कोई ऐसा वैसा डायरेक्टर है जो प्रोडक्शन यूनिट को होने वाले लॉस के डर से किसी भी एक्ट्रेस को अपने फिल्म में कास्ट कर लेगा, चाहे उसे कितना भी नुकसान क्यों न सहना पड़ता। वो सोनाली जैसी लो लेवल के स्कैंडल में फंसी हुई एक्ट्रेस को तो अपनी फिल्म में कास्ट कभी नहीं करता। इन लोगों ने उसे काफी कम करके आंक लिया था। उन्हें लग रहा था कि वो कोई बेवकूफ है जो वो उनकी चाल में फंस जाएगा। जब सोनाली ने दिवाकर के गुस्से से भरे चेहरे को देखा तो उसे लगा कि वो कृतिका को लेकर गुस्सा है। वो खुश होते हुए उसके पास गई। दिवाकर सर, मेरी बड़ी बहन कुछ ज्यादा ही लापरवाह है। आप प्लीज उन पर गुस्सा ना होइए। आप उनकी जगह मुझे फिल्म में कास्ट कर सकते हैं। मेरे पास फिल्मों में काम करने का एक्सपीरियंस है, और रही बात एक्शन सीक्वेंस की, तो मैं उन्हें अपनी तरफ से अच्छे से करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बहन की गलती के कारण आपको कोई लॉस नहीं होगा। मैं बिना पेमेंट लिए भी फिल्म में काम करने को तैयार हूँ। हाउ स्वीट ऑफ यू। दिवाकर झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोला। वो लड़की सच में बहुत ही बेशर्म थी। मैं कुछ और वक्त उसका वेट करना चाहूंगा। वैसे भी उसके एक्चुअल सीन्स कल से पहले शूट नहीं होने वाले हैं। शायद वो शाम तक यहाँ पहुंच जाए, दिवाकर ने कहा। सोनाली उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। दिवाकर सर, मेरी बहन पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। वो तुम्हारी बड़ी बहन है ना? फिर भी जब से तुम आई हो तब से तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराई कर रही हो। ऐसा क्यों? दिवाकर ने झल्लाते हुए सवाल किया। सोनाली थोड़ा घबरा गई। फिर वो दिखावटी रूप से हंसते हुए बोली, मैं उसके बारे में अच्छा कैसे बोल सकती हूँ? आज उसने इतनी बड़ी गलती की है कि मैं उसे डिफेंड कर ही नहीं सकती। मिस सोनाली, आप थोड़ा साइड में खड़े होकर वेट कीजिए। मुझे अभी भी बाकी बचे हुए कुछ सीन्स शूट करने हैं, दिवाकर ने बेरुखी से कहा। उनके ऐसा कहते ही असिस्टेंट डायरेक्टर तुरंत एक्टर्स को सीन के लिए जरूरी डिटेल समझाने चले गए। सोनाली के पास वेट करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। उसे बैठने के लिए कोई चेयर भी नहीं दी गई। बेचारी कोने में जाकर खड़ी हो गई। 1 घंटे तक खड़े रहने के बाद जब अगले सीन के लिए मिले ब्रेक में बाकी के एक्टर्स आराम करने लगे, तब सोनाली फिर से दिवाकर के पास आ गई। दिवाकर सर, मेरी बहन अब तक नहीं आई और मुझे लगता भी नहीं कि वो यहाँ आने वाली है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दिवाकर ने उससे सवाल किया। पता नहीं क्यों, पर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट उभर आई थी, जिसने सोनाली को और ज्यादा परेशान कर दिया। सोनाली के पास कोई जवाब नहीं था।
ऐसा नहीं कि वो आ नहीं सकती, लेकिन मूवी के लिए हाँ कहने के बाद वो बहुत पछता रही थी। उसे लग रहा था कि ये एक्शन फिल्म है, कहीं एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करते हुए उसे कोई चोट ना लग जाए। वो चोट लगने के डर से काफी घबरा गई थी। वैसे भी इससे पहले उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, इसलिए शुरू में भले ही उन्होंने हाँ कह दिया हो, लेकिन अंत में वो डर कर इसमें काम करने से पीछे हट गई। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कृतिका की आवाज अचानक से सोनाली को अपने पीछे से सुनाई दी। जैसे ही वो पीछे पलटी, वो इस कदर घबरा गई जैसे उसने सामने किसी भूत को देख लिया हो। निखिल भी कृतिका के बगल में उसके साथ खड़ा था। सोनाली कंफ्यूज हो गई कि उसे किस बात के लिए पहले हैरान होना चाहिए था। क्या उसे इस बात के लिए हैरान होना चाहिए कि कृतिका फिल्म के सेट पर कैसे आ पहुंची, या इस बात के लिए कि निखिल उसके साथ क्यों है? तुम यहाँ क्यों आई? सोनाली जोर से चिल्लाई, इस बात की परवाह किए बगैर कि आसपास और कौन कौन है। कृतिका उसे चिढ़ाने के अंदाज में मुस्कुराई, मैं फिल्म में हूँ, मुझे तो आना ही था, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी तुम मेरे बारे में कुछ कह रही थी। मैं डर गई हूँ, मैं नहीं आने वाली हूँ, मैं लापरवाह हूँ। हाँ, ये सब कह के तुम साबित क्या करना चाह रही थी? वो सोनाली बेचारी से कुछ कहते नहीं बना। किसी तरह वो झूठ मूठ का हंसते हुए बोली, मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ शूटिंग के लिए आने वाली हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। वैसे तुमने इससे पहले कभी एक्टिंग नहीं की है ना, तो मैंने सोचा कि यहाँ रहकर जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें जरूरी एडवाइस दे सकूं। फिर सोनाली ने कृतिका का हाथ थामते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझसे कहने में हिचकिचाना नहीं, मैं यहीं रुककर तुम्हारी हेल्प करूंगी। सोनाली ने एक नई चाल चल दी थी। उसने सोचा कि अगर कृतिका अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई, तो दिवाकर के पास उसके जैसी एक्सपीरियंस वाली एक्ट्रेस को कृतिका की जगह कास्ट करने का ऑप्शन होगा। कृतिका की खराब एक्टिंग से नाराज होकर वो जरूर कृतिका को फिल्म से बाहर निकाल देगा और उसे उसकी जगह कास्ट कर लेगा। कृतिका ने झटक कर अपना हाथ सोनाली की पकड़ से बाहर निकाल लिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी भी तरह की एडवाइस लेनी होगी ना, तो मैं डायरेक्टर सर से या उनके असिस्टेंट से एडवाइस ले लूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे ज्यादा बेहतर एडवाइस मुझे दे पाओगी। हाँ, मैं उनसे बेहतर सलाह तो तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। सोनाली के चेहरे पर हल्की घबराहट आ चुकी थी। लेकिन तुम हर बात के लिए उन्हें तो परेशान नहीं कर सकती हो ना। ऐसे में मेरा तुम्हारे साथ होना तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। नहीं, मुझे तुमसे कोई सलाह नहीं लेनी है। और जब मुझे तुमसे कोई सलाह नहीं लेनी है, तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? तुम्हें लौट जाना चाहिए। कृतिका ने सोनाली का मजाक उड़ाते हुए कहा। नहीं, मैं यहीं रुकी हूँ। सोनाली ने जोर दिया। कृतिका फिर से मुस्कुराई। यहाँ रुकने से अच्छा है कि तुम वापस जाओ और देखो कि तुम्हारे माँ बाप किस हाल में हैं। क्या मतलब? सोनाली बौखला उठी। दीदी, क्या मेरे मॉम डैड तुम्हारे मॉम डैड नहीं है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं। रिश्ता है तभी तो कह रही हूँ कि जाओ और जाकर देखो कि वो दोनों कौन से पुलिस स्टेशन में है और किस हाल में है। उन्हें कितने दिनों तक के लिए लॉकअप में रखा जा रहा है? कृतिका उसे चिढ़ाते हुए बोली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सोनाली बुरी तरह डर गई। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो क्यों ना तुम अपने फोन में इसके बारे में ऑनलाइन सर्च कर लो। मेरे ख्याल से ये बात अब तक न्यूज में आ चुकी होगी। कृतिका के कॉन्फिडेंस को देख सोनाली की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने अपने फोन को जैसे ही ओपन किया, वैसे ही उसे ट्विटर पर इससे जुड़े ट्वीट्स दिखाई दिए, साथ ही कुछ साइट्स पर उससे जुड़े न्यूज आर्टिकल्स भी। न्यूज की हेडलाइन यही थी, कृतिका की अपने पिता और सौतेली माँ ने उसे उसके घर में कैद करने की कोशिश की, जिस वजह से उन्हें पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। उन आर्टिकल्स के नीचे उन दोनों को लेकर कई हेट कमेंट्स भी आए हुए थे। वीरेंद्र से घटिया पिता पूरी दुनिया में और कोई नहीं होगा। किसी ने सही कहा है, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अनिरुद्ध ने काफी डिटेल्स में इस मैटर पर कृतिका की हेल्प से आर्टिकल लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद कई कमेंट्स कृतिका के फेवर में भी आए थे। मैं कृतिका की फैन बनना चाहती हूँ। उसके खिलाफ कितनी साजिशें की गई हैं,
बार बार उसे हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। फिर भी ये लड़की हार मानकर लगातार आगे बढ़ रही है। कुछ कमेंट्स क्रिटिसाइज करने वाले भी थे। वो फिल्म इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रही है, ये बस उसका पब्लिसिटी स्टंट होगा। लेकिन ज्यादातर कमेंट्स सिर्फ और सिर्फ सौमिता और वीरेंद्र के लिए थे, वो भी नफरत से भरे हुए। जो भी हो, वीरेंद्र और सौमिता ने बहुत नीच हरकत की है। मैं फाइट क्वीन मूवी को सपोर्ट करता हूँ और अब मैं इसे हर हाल में हॉल में ही जाकर देखूंगा। मुझे उम्मीद है कृतिका अपनी बहन से कहीं ज्यादा बेहतर एक्ट्रेस बनेगी। तुम बज्जात। उन सब कमेंट्स को पढ़ने के बाद सोनाली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। सुबह वीरेंद्र और सौमिता कृतिका को उसके घर पर बंद करने के लिए गए हुए थे। उसके बाद भी कृतिका यहाँ आ पहुंची। उसे यहाँ देखकर ही सोनाली को समझ जाना चाहिए था कि उसके मॉम डैड के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। वो तुम्हारे डैड हैं, फिर भी तुमने उन्हें अरेस्ट करवाया। सोनाली गुस्से में चिल्लाई। अब उसका ड्रामा निखिल की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने सीधे दिवाकर से कहा, डायरेक्टर दिवाकर, क्या आपकी फिल्म के सेट पर कोई भी ऐरा गैरा आकर तमाशा करता रहता है और आप सब चुपचाप उस तमाशे को देखते रहते हैं? दिवाकर ने उसकी बात सुनते ही गुस्से से अपने असिस्टेंट अभिनव की तरफ देखा। अभिनव ने तुरंत फिल्म के लिए हायर किए गए सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कॉल किया। जैसे ही वो वहां आए, उसने तुरंत उन्हें सोनाली को सेट से बाहर निकालने को कहा। बाहर ले जाओ इसे। उन्होंने तुरंत ऑर्डर को फॉलो किया और सोनाली का हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहां से बाहर ले जाने लगे। सोनाली जोर से चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग? मैं तुम लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। अभिनव तेज कदमों से उसके पास आया। मैडम, यहाँ शूटिंग की परमिशन हमने नेपाल पुलिस से ले रखी है। किसी अनजान के सेट पर आने से क्रू की सेफ्टी को लेकर उस अनजान इंसान को वो लॉकअप में बंद कर सकते हैं। आपको लॉकअप में जाना है या चुपचाप यहाँ से बाहर?